हेलो क्लास 12th। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी क्लास 12th की पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री के लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे चैनल पे। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आ चुका है और ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर 1, बुक 1 आपका जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 1 होने वाला है, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कोल्ड वॉर, जो द कोल्ड वॉर है आपका चैप्टर, वो आपके सिलेबस हट चुका है, बट मैं एक बार रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक बार पढ़ लो उसको। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर से, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ना अच्छे अच्छे से समझना चाहते हो तो उसको प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। और ये आपका कोई छोटा क्लास नहीं है, आप क्लास 12th में आ चुके हो, तो इसमें ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा कुछ होगा कि कोई चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट ना कर रहा हो। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार जो हमारा कोल्ड वॉर है, उससे एक बार हम इस पूरे चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करें। और पहली बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आप वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो। और इसका जो हमारा पीपीटी नोट्स है, हमारा जो फ्री पीडीएफ नोट्स है, टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया हुआ है और वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लो। ये चैप्टर का हम आज पूरा हो जाएगा तो इसका नोट्स हम आज ही अपलोड कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी सारी नीचे ही हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहीं से चेक कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये आपके नोट्स हैं ये सारे। ठीक है, ये आपको फ्री में मिलने वाले हैं। सॉरी। देखो, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एक मैप है किसी एक कंट्री का, जो एक मिनट, देखो 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ये सब थी एक जो जर्मनी के कब्जे में। ठीक है, ये सब जर्मनी के अंडर में थी, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम पे रसिया, यूएसए, सब ने मिलकर जर्मनी को हराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के अंडर में आ गई थी। ठीक है, और रशिया के अंडर में आने के बाद ये भी, ये सब रशिया के अंडर में था। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया, और इनको बोलेंगे हम ईस्ट यूरोपियन कंट्री। सॉरी, ईस्ट ईस्ट यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन कंट्री। ठीक है, थोड़ा सा हम कुछ एक दो वर्ड्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, ये अब ये तीन देश जो आपको दिख रहा है, इस्थोनिया, लिथाविया और लिथुआनिया, इसको हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, इन्हीं तीन कंट्री को हम बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाए आपको। तो देखो क्या हुआ, जब 1947 के बाद, 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो उसके बाद ना, ये जो जितनी सारी कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये तो आपका रशिया ही है, ये बड़ा सा, ये ठीक है, रशिया है ये। तो ये जब सारा कोल्ड वॉर एंड हुआ ना, सारा जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, सॉरी, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1945 में, तो क्या हुआ, ये जितनी कंट्रीज थे ना, ये सब मिलकर यूएसएसआर एक फॉर्म करती हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम यूएसएसआर बोलते हैं, जिसको कौन लीड कर रहा था, रशिया लीड कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है, धीरे धीरे कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1945 में। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हमेशा एक टसन चलती रहती है कि कौन आगे जाएगा, कौन किसके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, किसके पास ज़्यादा अच्छी मिलिट्री है। तो इसी की कहानी हम पहले चैप्टर में यही कहानी पढ़ चुके हैं, कोल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था और कब कब हुआ था। अब ये कहानी स्टार्ट होती है हमारी 1989 से, जब ये जो हमारा यूएसएसआर है ना, ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है, यानी टूटना स्टार्ट होता है। यानी ये जो कंट्री नीचे वाली कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री, ये अलग हो जाती हैं, ये सारी कंट्रीज अलग हो जाती हैं, बचता है बस ये यूएस, रशिया। ठीक है, तो यही कहानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होता है। आपने अगर पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जब जर्मनी को सबने मिलकर हरा दिया था हमारे कंट्रीज ने, तो उन उसका जो कैपिटल था, यानी बर्लिन था, जो बर्लिन था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, एक ईस्ट बर्लिन, एक वेस्ट बर्लिन।
यानी ये जो बर्लिन है, जैसे ये मान लो अब बर्लिन है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन। जो वेस्ट बर्लिन था वो वेस्ट के कंट्रोल में था, यानी यूएसए के कंट्रोल में था, और जो ईस्ट बर्लिन था वो हमारे यूएसएसआर के कंट्रोल में था, और ये यूएसए के कंट्रोल में था। ठीक है, तो 1989 में क्या हुआ, जो ये जिसे डिवाइड किया गया था ना, इसको हम बर्लिन वॉल बोलते हैं। ये एक बहुत लंबी सी वॉल बनाई गई थी। तो लोगों ने ना 1989 में इस बर्लिन वॉल को तोड़ दिया, जो एक कोल्ड वॉर का सिंबल था। ठीक है, अब जब ये टूटा तो सेकेंड वर्ल्ड और एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड क्या, जैसे इसको हम जो यूएसए लीड कंट्रीज थी, या यूएसए हो गया, जर्मनी, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। जो सेकंड वर्ल्ड होता है वो उसको हम बोलते हैं यूएसएसआर से जो लीड कंट्रीज थी, जैसे कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको हम सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। और थर्ड वर्ल्ड हम जिसको बोलते हैं जो 1945 के बाद आजाद हुए, जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो जब ये वॉल टूटा तो हमारा जो जर्मनी था ना, वो यूनिफाइड हो गया, और जितनी भी सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया, और डेमोक्रेसी ले आए उनके पास। ठीक है, अभी हम देखेंगे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या थी, यूएसएसआर का मॉडल क्या था। ठीक है, जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, मिलिट्री की वजह से नहीं हुआ, लोगों की वजह से हुआ। वहां पे जो लोग थे उनकी वजह से वो सब टूटता गया। ठीक है, इवेंचुअली लास्ट में जाते जाते यूएसएसआर खुद टूट गया। ठीक है, अब देखते हैं हम यूएसएसआर था क्या, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। ठीक है, अब हम सोवियत सिस्टम इतना बोल रहे हैं तो सोवियत सिस्टम देखते हैं एक बार था क्या ये। सोवियत सिस्टम का आइडिया और हम हिस्ट्री देखें तो यूएसएसआर कम इनटू बिगिनिंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिपब्लिक इन रशिया 1917। ठीक है, यूएसएसआर जो है ना, यूएसएसआर, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में आता है 1917 में। ठीक है, 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जो रशियन रिवॉल्यूशन था ना, वो इंस्पायर था सोशलिज्म से। ठीक है, सोशलिज्म का, और इक्विलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे, यानी इक्वल, सब लोग सोसाइटी में इक्वल हो। सोशलिज्म से इंस्पायर था, मीन्स जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं कंट्रीज के, वो सब एक स्टेट, जो स्टेट होता है वो देखेगा, उसको कंट्रोल करेगा, और जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी स्टेट ही मेंटेन करेगा। ठीक है, ये आइडिया था यूएसएसआर के बनने के पीछे। ठीक है, 1917 में ये रशियन रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन किससे इंस्पायर होता है, सोशलिज्म से और इक्विटेरियन सोसाइटी से। कैपिटलिज्म को ये लोग अपोज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी अभी हम इसको देख लेते हैं आगे थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा मजा क्लियर हो जाएगा। मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम गे प्राइमरी टू स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रिसोर्सेज। जो सोवियत सिस्टम जब बना था, तो जैसा कि मैंने बताया सोशलिज्म से इंस्पायर था, तो जो प्राइमरी ड्यूटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करेगा, स्टेट करेगा। ठीक है, सोवियत सिस्टम में जो स्टेट था, यानी उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी सोवियत सिस्टम की, रशिया की, वो करेगी। ठीक है, पूरा जो सोवियत सिस्टम था सिर्फ एक पार्टी के अराउंड था, कम्युनिस्ट पार्टी। अपोजिशन कोई नहीं था, ये मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म का। ठीक है, अपोजिशन कोई नहीं होगा, एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा कि आज चाइना में है। ठीक है, इकोनॉमी जो थी पूरे कंट्रीज की, वो प्लान और कंट्रोल स्टेट करता था। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा देखते हैं स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर। जैसा कि मैंने बताई, स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर कितना बड़ा था यूएसएसआर से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट सोवियत आर्मी है लिटरेट, सॉरी यहाँ पे लिबरेट होगा, लिबरेट फ्रॉम जर्मन फोर्सेज अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। जैसा कि मैंने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जो जर्मनी के कंट्रोल में थी, उनको यूएसएसआर ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर ने जर्मनी को हरा दिया था। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्रीज वेयर मॉडिफाइड बाय यूएसएसआर। ठीक है, अब जो कंट्री रशिया के अंडर में आई, यानी जो उस टाइम पे यूएसएसआर था उसके अंडर में आई, तो उस उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो इकोनॉमिकल सिस्टम था ना, वो पूरा रशिया ने मॉडिफाई किया अपनी तरीके से, जैसा वो चाहता था। ठीक है, अब इन्हीं ग्रुप को, जो ये पूरी कंट्रीज का जो ग्रुप था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का, इन्हीं को हम, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं। इन्हीं दोनों कंट्री, इन्हीं कंट्रीज को हम सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं हमारे सोवियत सिस्टम की। ठीक है,
सोवियत सिस्टम जो था उस टाइम पे सेकंड मोस्ट डेवलप इकोनॉमी था पूरे दुनिया में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ठीक है। बहुत बड़ा कंट्री था तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नेटवर्क था इनका। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज़ थे, जैसा कि हमारा सेंट्रल एशिया में होता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, ऑयल पाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री जो यहाँ पे थी पूरे यूएसएसआर में, ये सब कुछ बनाती थी, एक पिन से लेके कार तक सब कुछ इनके पास था बनाने के लिए, ठीक है। अब स्टेट जो था वो मिनिमम स्टैंडर्ड इंश्योर करता था सिटीजन्स के लिए, ठीक है। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। चैलेंजेस अब देखते हैं कि सोवियत सिस्टम में इतना चैलेंज क्यों आया? इतनी अच्छी बातें हैं कि इतना अच्छा हमने देखा कि फीचर्स है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, स्टेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एश्योर करता था, इंडस्ट्रीज़ अच्छी थी, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था, सेकंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे। तो इसमें चैलेंजेस क्या आ गए कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने लगा, ठीक है? ठीक है? अब क्या होता है, जो वहाँ का जो गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ब्यूरोक्रेट और अथॉरिटेरियन थी, यानी लोगों की चिंता नहीं थी उनको। उनको जो अच्छा लगता था वो डिसीजन ले लेते थे, ठीक है? बहु उसकी वजह से जो लाइफ़ थी ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी वहाँ पे, ठीक है? इंस्टीट्यूशन नीड रिफॉर्म्स, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन थे, वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी उनके अंदर, क्योंकि जो सारे इंस्टीट्यूशन थे ना, वो सिर्फ़ एक पार्टी उनको कंट्रोल करती थी और वो सारे इंस्टीट्यूशन क्या थे? अनअकाउंटेबल थे। जैसा हमारे कंट्रीज़ में होता है कि आप जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और एग्ज़ीक्यूटिव है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये किसी कोई पार्टी कंट्रोल नहीं करती है इनको, ठीक है? ये सब अलग-अलग एक ऑर्गनाइज़ेशन ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के। लेकिन वहाँ पे जैसे जो भी इंस्टीट्यूशन था गवर्नमेंट का, वो सब एक ही पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी और वो सारे इंस्टीट्यूशन ना अनअकाउंटेबल थे। जैसे आज तो हमारे पास पावर है ना हमारी कंट्री में कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो जैसे हम कोई किसी को इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, इलेक्शन में, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। बट उस टाइम पे रशिया में ये सब कोई अकाउंटेबल नहीं था, ठीक है? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज 15 पीपल ऑफ 15 रिपब्लिक इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स। अब जो 15 जो नए देश आए थे, ठीक है, जो 15 न्यू कंट्रीज थी यूएसएसआर में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी, रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था, उनको ये रशिया ना उनको यूएसएसआर रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ठीक है। उनके लोगों को कोई महत्व नहीं देता था, उनके कल्चर को कोई महत्व नहीं देता था, ठीक है। रशिया जो था वो डोमिनेट करता था सब चीज़ों को, ठीक है। और जो दूसरे लोग थे ना वो नेग्लेक्ट फ़ील करते थे और सप्रेस्ड फ़ील करते थे। यानी ऐसा लगता था उन लोगों को कि हमें दरकिनार किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रशिया जब इतना सब कर रहा था यूएसए से और जो फर्स्ट ब्लॉक थे उससे कॉम्पिटिशन के लिए, तो क्या रशिया सच में एक अल्टरनेटिव था वेस्टर्न कैपिटलिज़्म का, ठीक है? तो हम सबसे पहले आर्म रेस में देखते हैं, ठीक है? रेस में सोवियत सिस्टम मैच टाइम टू टाइम बट विथ ग्रेट कॉस्ट। देखो, आर्म रेस में सोवियत सिस्टम टाइम टू टाइम मैच करता था उसको, यूएसए को, बट उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, ठीक है? सोवियत सिस्टम सोवियत लैग्ड बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेक्नोलॉजी में वो पीछे रह गया था, ठीक है? और जो हमारी उनके सोसाइटी की एस्पिरेशन थी ना, उनको फुलफिल करने में वो पीछे रह गया था, ठीक है? सोवियत इकोनॉमी जो थी, वो 1917 के अराउंड फ्लैटन करने लगी, यानी हिलने-डुलने लगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमने कुछ लीडर्स के सोवियत सिस्टम के फोटो लगाए हैं, ठीक है? 6 लीडर हैं ये, ठीक है? इनको आप थोड़ा-सा पढ़ लेना। जैसे व्लादिमीर लेनिन है, ये जो 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे ये उस कम्युनिस्ट लीड कर रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन को, ठीक है? ये एक आउटस्टैंडिंग थ्योरिस्ट थ्योरिस्टियंस थे, मार्क्सिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी को इंस्पायर करते थे ये। ये जोसेफ स्टालिन है, यहाँ पे इन इन लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ़ हम एक लोगों को यहाँ पे पढ़ते हैं, ये थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है? इनको हम थोड़ा-सा एक बार डेप्थ में देखेंगे अभी लास्ट में, ठीक है? इनको आप थोड़ा-सा पढ़ लेना, ठीक है? जैसा कि बताया 1947 19 1 मिनट, जैसा कि ये कब आए थे? आए थे ये 1985 में, ठीक है? तो अब इनकी थोड़ी-सी कहानी स्टार्ट होती है। 1985 में जब ये 1980 सॉरी 1985 में जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ के, तो उन्होंने ना कुछ रिफ़ॉर्म सजेस्ट किए थे, ठीक है? जब ये बनते हैं प्रेसिडेंट यूएसएसआर के, तो ये कुछ रिफ़ॉर्म सजेस्ट करते हैं। क्यों सजेस्ट करते हैं कि
रशिया को यानी यूएसएसआर को टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन में यूएसए से यानी वेस्टर्न ब्लॉक से थोड़ा सा आगे रखने की वजह से, आगे रखने के लिए इनका रिफॉर्म करने का मतलब यही था कि जो हमारी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की जो अ, वो है वो पीछे है, तो हम रिफॉर्म करते हैं ताकि हमारी टेक्नोलॉजी उनसे आगे आ जाए, ठीक है। अब इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें रिफॉर्म करना है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इनके डिसीजन का? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया पहले ही, ठीक है। इन इनिशिएटेड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ रिफॉर्म डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्रीज अपोज्ड बाय द लीडर विद इन द पार्टी, ठीक है। अब जो ये रिफॉर्म कर रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि ये डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रहा था, ठीक है। मीन्स अभी तक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी, एक पार्टी रूल थी। बट इन्होंने जो रिफॉर्म सजेस्ट किए थे उस टाइम पे, वो उससे ऐसा लग रहा था ना कि ये डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरी जो इनकी पार्टी थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में अब उनका विद्रोह होने लगा और कूप यानी विद्रोह स्टार्ट हो गया इन्हीं की पार्टी में, ठीक है। और विद्रोह को लीड कौन कर रहा था? एक बोरिस येल्त्सिन करके एक वो थे, उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा वो किया था, लीड किया था इसको, ठीक है। ये जो कूप हो रहा था, ठीक है। पावर शिफ्टिंग फ्रॉम सोवियत टू रिपब्लिक स्पेशली इन यूरोपियन कंट्री शो देमसेल्फ एज सोवरेन स्टेट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये सब कूप हो रहा था ना, तो जो पावर थी वो शिफ्ट हो रही थी। जब अंदर विद्रोह होता है, जब अंदर विद्रोह होगा किसी कंट्रीज के, तो क्या होगा वहाँ पे जो लोग रहेंगे जो चाहते हैं कि हम अलग बने, वो क्या सोचेंगे कि अब ये अच्छा मौका है, अब हम अलग हो जाते हैं। तो वही सेम यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे कूप स्टार्ट हो रहा था इस पार्टी में और इस कंट्री में यूएसएसआर में, तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वो खुद को ना एक रिपब्लिक के तरफ देखने लगी थी कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक सोवरेन स्टेट हैं, ठीक है। अब ये तो देख लिया हमने कि जब कूप स्टार्ट हो रहा था, तो उस जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वो खुद को अलग देख रही थी, खुद को सबसे अलग बता रही थी कि हम अलग हैं इससे, हम यूएसएसआर के पार्ट नहीं है, ठीक है, हम एक सोवरेन स्टेट हैं। बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी उनका क्या, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री जो थी, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं पूछा क्या कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए या नहीं। तो उन्होंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो उनके पास कोई लीडर नहीं था, ठीक है। और वो चाहते थे कि हम एक सुपर पावर के साथ रहें, ठीक है। उस टाइम भी रशिया सुपर पावर था, तो ये लोग चाहते थे कि हम एक सुपर पावर के साथ रहें, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने क्यों इंडिपेंडेंस लेने से वो इंडिपेंडेंस के लिए नहीं पूछा? क्योंकि उनके पास कोई लीडरशिप की कमी नहीं थी। वो चाहते थे कि हम एक सुपर पावर के साथ रहें, ठीक है। इन दिसंबर 1991 अंडर लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस डिक्लेयर डिसइंटीग्रेशन। 1991 में रशिया जो होता है खुद डिसइंटीग्रेट हो जाता है, किसके लीडरशिप में? येल्त्सिन के, यानी बोरिस येल्त्सिन के अंडर में रसिया, यूक्रेन और बेलारूस खुद डिसइंटीग्रेशन को डिक्लेयर कर देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत जो थी वो खुद बैन हो गई वहां पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वेयर अडॉप्टेड बाय पब्लिक, ठीक है। जो कैपिटलिज्म था यानी जो वेस्टर्न जो फॉलो करते थे कैपिटलिज्म, और जो ये फॉलो करते थे यूएसएसआर, वो था सोशलिज्म, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं सोशलिज्म में। यूएसएसआर और यूएसए, ये फॉलो करता था सोशलिज्म, आईएसएम सोशलिज्म, और ये फॉलो करते थे कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यूएसएसआर जो सोशलिज्म फॉलो करता था, उसमें क्या था कि पूरे स्टेट का जो रिसोर्स होगा ना, वो सिर्फ पूरे स्टेट का जो रिसोर्स होगा वो सिर्फ स्टेट कंट्रोल करेगा और कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कोई भी प्राइवेट प्लेयर आके यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। बट यूएसए में जो था वो कैपिटलिज्म को मानता था, यानी इसके अंदर ऐसा था कि जो बाहर के लोग, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी आ सकते हैं, वो भी हमारे डेमोक्रेसी में, वो भी हमारी कंट्री में पैसा लगा सकते हैं और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, सॉरी। तो जब इंडिपेंडेंस मिला, जब यहाँ पे हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो डिसइंटीग्रेट होने लगी खुद यूएसएसआर से, तो उन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन, अब देखते हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट,
फॉर कोऑपरेशन इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इन सब ने मिलके एक वो बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था CIS, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। पर क्यों बनाया गया था? क्यों? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब जो रशिया था, रसिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज सक्सेसर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, सोवियत यूनियन, सॉरी। अब जो रशिया था ना, अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर तो खत्म हो गया, तो अब इसका सक्सेसर कौन बना? ये रशिया बना। ठीक है, अब रसिया जब इसका सक्सेसर बना तो उसको क्या मिला? परमानेंट सीट मिल गई यूएन में। ठीक है, जो भी यूएसएसआर ने ट्रीटीज साइन कर रखी थी दूसरे देशों के साथ, वो सब रशिया पे आ गई। ठीक है, रशिया ने उन सारे ट्रीटीज को एक्सेप्ट किया कि अब इस ट्रीटीज को हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, और जितने भी यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल थे, वो सब एक कंट्रीज के पास आ गए। कौन था? रशिया के पास। ठीक है, जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को एक भी बॉम्ब नहीं दिया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यूक्रेन भी था यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट दिखाओ, जैसे ये यूक्रेन है। ठीक है, ये यूक्रेन है, यहाँ पे थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, तो इससे सारे न्यूक्लियर बॉम्ब छीन लिए गए और रसिया ने खुद ले लिए डिसइंटीग्रेशन के बाद।